हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं कोरियन मिनी टीवी सीरीज स्ट्रेंज स्कूल टेल्स के सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है द चाइल्ड हु वुड नॉट कम। और अगर आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो देख सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक जुंगसू नाम की लड़की को देखते हैं जो काफी सारे मेडिसिन कंज्यूम करती है ताकि उसे नींद ठीक से आए और वो डरावने सपनों से दूर रहे। खैर, जुंगसू बिल्कुल अकेले एक छोटे से फ्लैट में रहती है। एक सुबह वो अपने अपार्टमेंट से निकलते टाइम नोटिस करती है कि उसके डोर का सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा। तभी उसके पीछे से एक स्कूल गोइंग लड़की निकल के जाती है, जबकि जुंगसू का फ्लैट फ्लोर के कॉर्नर पर था और वहां से आने जाने के लिए कोई भी कॉरिडोर नहीं था। जुंगसू थोड़ा सा वियर्ड फील करती है, पर जब वो बिल्डिंग से नीचे उतरती है तो उसे एक स्कूल बैग रोड पर बिखरा पड़ा मिलता है। वो उस बैग के सामान को चेक कर ही रही होती है कि वही स्कूल गोइंग गर्ल उसी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती है, जो कि जुंगसू को देखकर मुस्कुरा रही थी। पर ये सब जुंगसू का सपना था। उसके बाद हम जुंगसू को एक शामन के पास देखते हैं। जुंगसू उसे बताती है अभी भी जब वो दवाइयां नहीं लेती तो उसे डरावने सपने आते हैं, जैसे कोई कूद के मर गया। जुंगसू उसे आगे बताती है कि उसकी 1 महीने की टीचर की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, शायद इससे वो इन सपनों से ओवरकम कर पाए। शामन जुंगसू को कहती है तुम्हारे साथ अच्छा होगा, पर तुम्हें अपने आसपास की चीजों पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद जुंगसू अपने फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग के लिए स्कूल में अपने पॉइंट क्लासरूम के क्लास टीचर से मिलती है, जो उसे क्लासरूम के बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाता है। पर जुंगसू नोटिस करती है कि क्लास टीचर ने रोल नंबर 11 का नाम अटेंडेंस के लिए बोला ही नहीं और क्लासरूम का एक सीट भी खाली था। जिसके बाद जुंगसू कुछ स्टूडेंट्स के साथ लंच शेयर करती है ताकि वो उन सबको समझ सके। वो पास में बैठी यूनमी नाम की लड़की को भी उन सबको ज्वाइन करने को कहती है, पर वो उसे मना कर देती है, जिसपे बाकी की लड़कियां जुंगसू को बताती है कि यूनमी किसी से भी बात नहीं करती। वो वी आउटकास्ट ग्रुप में आती है, जो लोग अलग रहना पसंद करते हैं और उनका कोई दोस्त भी नहीं होता। स्कूल ओवर होने के बाद क्लास टीचर जुंगसू को कॉफी पर चलने के लिए इनवाइट करता है, पर जुंगसू का अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्लान था, जिसके वजह से वो मना कर देती है। जुंगसू क्लास टीचर से रोल नंबर 11 बो युंग सुक के बारे में पूछती है, जिसपे क्लास टीचर उसे बताता है कि बो युंग सुक काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा और उसे ये भी नहीं पता है कि वो किसी और स्कूल तो नहीं जाने लगा। जुंगसू अपने बॉयफ्रेंड से क्लास टीचर के अपने स्टूडेंट्स को लेके नेग्लिजेंस को डिस्कस करती है, जिसपे उसका बॉयफ्रेंड उसे दूसरों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करता है। नेक्स्ट डे जुंगसू नोटिस करती है कि एक शीट पर बो युंग सुक के नाम के ऊपर 2 लाइंस बने हुए हैं। वो क्लास टीचर से बो युंग सुक से मिलने जाने के लिए परमिशन मांगती है। क्लास टीचर उसे मना तो नहीं करता, पर उसे किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से रोकता है। जुंगसू बो युंग सुक को कॉल करती है, पर दूसरे तरफ से अजीब सी आवाजें आती हैं और रूम के बाहर से कोई जुंगसू को देख रहा था। जुंगसू के नोटिस करते ही वो वहां से भाग जाता है, पर जुंगसू को रूम के बाहर फिर से वही 2 लाइंस फ्लोर पर ड्रॉ हुए मिलते हैं। अब जुंगसू को बो युंग सुक की चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो उसके घर तक चली जाती है उससे मिलने। बो युंग सुक का घर पेपर की ताबीजों से घिरा हुआ था। घर के अंदर भी कई सारे ताबीज और पूजा की चीजें थी। जुंगसू को एक दरवाजे पर लॉक लगा दिखता है, जिसे नॉक करने पर उसे बो युंग सुक की आवाज आती है। वो उससे पूछती है क्या वो ठीक है, जिसपे बो युंग सुक उसे वहां से जाने को कहता है, पर वो इंसिस्ट करती है कि वो बो युंग सुक को एक बार देखना चाहती है कि वो ठीक है कि नहीं। बो युंग सुक उसे बताता है डोर की चाबी कहाँ है, पर वो डोर आधा ही ओपन कर पाती है कि बो युंग सुक उसे रोक देता है और कहता है अब वो यहाँ से जा सकती है, पर जाने से पहले डोर दोबारा लॉक करने को कहता है। तभी बो युंग सुक की मॉम वहाँ आ जाती है, जो जुंगसू को बताती है यहाँ एक आत्मा है, और ये बताते ही वो ब्लड वॉमिट करती है, जिसके वजह से उसके दांत भी बाहर आ जाते हैं।
वहाँ से निकलते समय जुंगसू नोटिस करती है डोर का एक ताबीज जमीन पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे जुंगसू बो युंग सुक को उसके सिलेबस के बुक्स देने फिर से उसके घर जाती है, जहाँ बो युंग सुक जुंगसू से उसके प्रति केयर को देख के उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जुंगसू उसे बताती है कि वो उसे उसके स्कूल डेज की याद दिलाता है। नेक्स्ट डे बो युंग सुक स्कूल जाता है, जिसे देख सब शॉक्ड थे, पर जुंगसू खुश थी कि उसकी मेहनत रंग लाई। क्लास टीचर जुंगसू को फिर से मना करता है स्टूडेंट्स के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से, जबकि जुंगसू क्लास टीचर को बताती है कि बो युंग सुक की मॉम के साथ कुछ ठीक नहीं है। क्लास टीचर उसे फिर से मना करता है किसी भी स्टूडेंट के घर पर विजिट करने से। थोड़ी देर बाद जुंगसू बो युंग सुक से पूछती है कि उसे स्कूल आके कैसा लग रहा है, जिसपे बो युंग सुक उसे कहता है उसे स्कूल नहीं आना चाहिए था, और वो अचानक से अपने मॉम के बारे में बोलने लगता है कि उसकी मॉम कुछ ज्यादा ही बोलती है, इसीलिए उन्हें सजा मिलती है और हमेशा उनकी इसी आदत के वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाती है। पर जुंगसू नोटिस करती है कि जहाँ बो युंग सुक बैठा था वहाँ किसी के दांत रखे हुए हैं। उसे बो युंग सुक की मॉम याद आती है, जिन्होंने वॉमिट के साथ अपने कुछ दांत भी लूज किए थे उसके सामने। कुछ देर बाद बो युंग सुक को कुछ बच्चे स्कूल कैंपस में बुली करते हैं, पर जुंगसू आके उसे बचाती है। उन स्टूडेंट्स के साथ मीना नाम की एक लड़की भी थी। क्लास के बाद जुंगसू मीना से बो युंग सुक के बारे में पूछती है। मीना उसे बताती है कि बो युंग सुक जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और अगर वो स्कूल नहीं आता तो ज्यादा अच्छा होता। अब जुंगसू कंफ्यूज्ड हो रही थी कि वो किसका साथ दे, बेचारे अकेले बो युंग सुक का या फिर स्कूल के दूसरे बच्चों का। कुछ देर बाद मीना को टॉयलेट के बाहर से कोई एक बॉक्स देता है, जिसमें मिट्टी के साथ मीना की फोटो और कुछ क्रीपी सी चीज थी। उसी रात जुंगसू को अपने घर के रास्ते पर वैसे ही 2 लाइंस फ्लोर पर फिर से ड्रॉ हुए मिलते हैं। नेक्स्ट डे क्लास में अचानक से जुंगसू के नाक से खून निकलने लगता है और बो युंग सुक उसे अपना रुमाल देता है, जिसे देख क्लास के दूसरे बच्चे थोड़ा सा वियर्ड फील करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं मीना अभी भी उसके साथ हुए टॉयलेट इंसिडेंट से काफी परेशान थी। उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसकी एक फ्रेंड उसे सैंडविच ऑफर करती है, जिसे खाते ही उसके मुंह से काफी सारे बाल निकलते हैं। जिसके बाद मीना को रेस्ट रूम ले जाया जाता है और जुंगसू उसे वहां मिलने आती है, पर कॉरिडोर में बो युंग सुक उसे मिलता है, जो उससे पूछता है कि आपको देखकर लगता है कि आपको कोई परेशानी है। जुंगसू उसे मना करती है और उसे क्लास में जाने को कहती है, पर वो बो युंग सुक के हाथों में वही रुमाल देखती है जिसमें उसने अपना ब्लड पोंछा था। जुंगसू उससे वो रुमाल मांगती है ताकि वो उसे धुलकर उसे वापस कर सके, पर बो युंग सुक उसे रोक देता है और उसे कहता है कि आपसे काफी अच्छी खुशबू आ रही है, एक नेक इंसान की खुशबू। ये सुनकर जुंगसू काफी डर जाती है। वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ उसे एक डरावनी लड़की दिखती है जो उसे घूर रही थी। दूसरे दिन मीना स्कूल के ब्यूटी लैब में फिर से कई सारे बाल नोटिस करती है, जो अचानक से उसके पैरों के नीचे आ गए थे। जुंगसू मीना की आवाज सुन लैब में जाके उसे बचाती है। अब जुंगसू डिसाइड करती है इन सब मिस्ट्री को सॉल्व करने का। वो वी आउटकास्ट लड़की युनमी से बात करती है, जहाँ जुंगसू उससे अपने बचपन की कुछ चीजें शेयर करती है कि वो कभी स्कूल में आउटकास्ट स्टूडेंट थी, जिसके वजह से वो स्कूल नहीं जाती थी, पर उसके टीचर उससे रोज मिलने आते थे, जिसके वजह से उसने दोबारा स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। युनमी उसे बो युंग सुक के बारे में बताती है कि वो हमेशा से ही ऐसा था, मुश्किल से ही स्कूल भी आता था, इसीलिए ज्यादा बच्चों को उसके बारे में पता नहीं है। पर बो युंग सुक हमेशा काउंसलर के रूम में जाता था, क्योंकि पास्ट में एक लड़की की उससे कोई प्रॉब्लम हुई थी, जिसका नाम चू मिनजी था। जुंगसू चू मिनजी का एड्रेस रिकॉर्ड से निकाल के उससे मिलने जाती है, जहाँ चू मिनजी उसे बताती है कि बो युंग सुक पहले तो ठीक था, पर बाद में वो उसकी चीजें चुराने लगा और कभी कभी रात में अचानक से वो उसके घर आ जाता था। पर हद तो तब हो गई जब उसने चू मिनजी से उसके बाल मांगे, ये कहते हुए कि उसकी खुशबू एक नेक इंसान जैसी है और वो उस खुशबू को उसके बालों के जरिए अपने साथ रखना चाहता था। जिसके बाद चू मिनजी ने उससे दोस्ती तोड़ दी थी, पर उसी दिन वॉशरूम में उसके बाल अपने आप से टूटने लगे और किसी ने उसके बातों पर यकीन नहीं किया, जिसके वजह से उसे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। चू मिनजी उसे आगे बताती है कि बो युंग सुक ने
उससे बदला लिया था और उसे पता था कि उसके बाद वो किसी और को निशाना बनाएगा, क्योंकि वो एक वायरस के जैसा है। अब जुंगसू और ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि बो युंग सुक ने उससे भी यही बात कही थी। अचानक से उसे अपने फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। जब वो उसे बंद करने जाती है तो उसे फिर से वही डरावनी लड़की दिखती है, जिससे वो काफी डर जाती है। उसी रात रास्ते में बो युंग सुक को वही लड़के फिर से बुली करते हैं, पर इस बार बो युंग सुक उन सबको मार डालता है। नेक्स्ट डे जुंगसू को दूसरे ट्रेनी टीचर से उसके क्लास के 3 स्टूडेंट्स के मिसिंग होने के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उसे युनमी से पता चलता है कि जिसने भी बो युंग सुक की परवाह की है वो सब परेशान हुए हैं। वो आगे बताती है कि बो युंग सुक ने चू मिनजी के बाद मीना को अपना शिकार बनाया और अब उसकी नेक्स्ट शिकार जुंगसू है। युनमी जुंगसू को बो युंग सुक से दूर रहने को कहती है। इसके बाद बो युंग सुक जुंगसू से मिलने जाता है और उसे परेशान देखकर उससे रीजन पूछता है। जुंगसू उसे बताती है वो उन तीनों मिसिंग बच्चों के लिए परेशान है, पर बो युंग सुक उसे कहता है आपको उन जैसे बच्चों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। इतना सुनते ही जुंगसू उससे पूछती है क्या उसे उन स्टूडेंट्स के बारे में पता है, जिसपे वो साफ मना कर देता है और जुंगसू से उसका नंबर मांगता है और ना चाहते हुए भी उसे अपना नंबर देना पड़ता है। तभी क्लास टीचर वहां आके बो युंग सुक को स्टाफ ऑफिस ना आने के लिए डांटता है, जिसपे बो युंग सुक साफ मना कर देता है कि वो उन तीनों मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए वो स्टाफ ऑफिस नहीं आया। और क्लास टीचर को ये भी कहता है कि जब मैं महीनों से स्कूल नहीं आया था तब आपको फर्क नहीं पड़ा था, पर अब पड़ रहा है उन तीनों के गायब होने पर। क्लास टीचर गुस्से में उस पर हाथ उठाने जाता है, पर जुंगसू उसे रोक लेती है। अब बो युंग सुक के पास जुंगसू का नंबर था, इसीलिए वो उसे मैसेज के थ्रू थैंक्स करता है क्लास टीचर से बचाने के लिए, और जुंगसू ना चाहते हुए भी उसे मैसेज का रिप्लाई करती है। उसी रात जुंगसू बो युंग सुक के वजह से अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उन दोनों में काफी बहस हो गई थी और अब जुंगसू बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जुंगसू के अपार्टमेंट के डोर लॉक में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो लॉक फिक्स करने के लिए लॉक मैकेनिक को बुलाती है, जो उसे बताता है उसके लॉक की बैटरी बार बार इमरजेंसी बेल बजाने की वजह से खत्म हो गई है। उसे ये सुनकर डाउट होता है, क्योंकि उसने कभी भी इमरजेंसी बेल का यूज ही नहीं किया था। डोर लॉक की वजह से वो उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गई थी। ऊपर से बो युंग सुक उसे मैसेजेस करके परेशान कर रहा था और स्कूल पहुंचते ही उसे क्लास टीचर से लेट होने की वजह से डांट भी पड़ती है। क्लास टीचर गुस्से में उसे कहता है उसका सर भी फट जाए तब भी वो स्कूल आता है, और वो एक डोर लॉक के वजह से लेट हो गई। पर जल्द ही वो जुंगसू को माफ कर देता है एक ड्रिंक के वजह से, और उसे शाम को ड्रिंक के लिए मिलने को कहता है। क्लास में जुंगसू के बाल पीछे से कोई टच करता है, जिसके बाद वो क्लास में उसी लड़की को देखती है जो उसे पहले से ही हॉन्ट करती आ रही थी। इसके बाद स्टूडेंट्स के उसे पुकारने से वो होश में आती है और खड़े होते ही बेहोश हो जाती है, और हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है कि जुंगसू के स्कूल डेज के टाइम एक लड़की ने उसके सामने कूद के सुसाइड किया था, और तब से वही लड़की उसे हॉन्ट करती आ रही है। रेस्ट रूम में युनमी के सामने उसकी आंखें खुलती है, पर बो युंग सुक के वहां आते ही युनमी वहां से चली जाती है। बो युंग सुक उससे कहता है उसे उसकी चिंता हो रही थी, जिसपे जुंगसू उसे डांटती है और उसे उसकी चिंता करने के लिए मना करती है। बो युंग सुक उससे पूछता है क्या क्लास टीचर उसे परेशान करता है, और अगर करता है तो वो उसे अच्छे से समझा सकता है। जुंगसू उसे फिर से डांटती है, पर बो युंग सुक उसे कहता है केवल वही जुंगसू को समझ सकता है और कोई भी नहीं, बल्कि जुंगसू का बॉयफ्रेंड भी उसे नहीं समझ सकता। जुंगसू उससे पूछती है उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे पता, जिसपे बो युंग सुक उसे कहता है कि उसे पता है कि जुंगसू का बुरा समय चल रहा है और वो अकेली हो गई है, और वो खुद भी बिल्कुल जुंगसू की तरह अकेला है। जुंगसू इतना सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे उसके काम में नाक घुसाने को मना करती है और उसे मैसेज भी करने को मना करती है। इसके बाद शाम को क्लास टीचर एंड जुंगसू ड्रिंक्स पर जाते हैं, जहां बाकी के ट्रेनी टीचर्स भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। बाद में घर जाते हुए क्लास टीचर को पीछे से कोई आके
के सर पर हिट करता है। सुबह उसने जुंगसू को अपने सर फटने के बारे में कहा ही था और शाम को ये हादसा हो गया। उसी रात जुंगसू अपने घर पर उस लड़की की आत्मा को कुछ ढूंढते देखती है, पर लाइट ऑन करते ही वो गायब हो जाती है। पर उसके फ्लैट का डोर खुला हुआ था, उसे बंद कर वो सोफे पर बैठती ही है कि वो लड़की उसके पास बैठी हुई थी। इन सब के बाद जुंगसू काफी डर चुकी थी। इन सब चीजों से परेशान होकर जुंगसू अपने साइकेट्रिस्ट से मिलती है, जहां वो अपनी पास्ट की कुछ चीजें शेयर करती है कि उसे स्कूल में बुली किया जाता था और एक लड़की ने उसके सामने कूद के जान दे दी थी, और तब से उसे लगता है कि वो लड़की वो खुद है, पर उसे आजकल वो लड़की हमेशा दिखने लगी थी। ये सब सुनकर डॉक्टर उसे मेडिसिन देती है, पर जुंगसू को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और वो फिर से उसी शामन के पास जाती है, जो उसे बो युंग सुक के बारे में सोचने को मना करती है ताकि वो टेंशन फ्री रह सके। तभी शामन उससे पूछती है, उसने उससे पहले भी कहा था कि अपने आसपास की चीजों पर ध्यान रखे। शामन उससे पूछती है क्या उसके घर से कोई सामान गायब है, पर जुंगसू को नहीं पता था ऐसे किसी भी सामान के बारे में। शामन उससे पूछती है क्या उसके घर में कोई पवित्र वस्तु है। जुंगसू बताती है उसके फादर ने उसे रोजरी गिफ्ट किया था, वही एक पवित्र चीज है उसके घर में। शामन उसे कहती है उस रोजरी को अपने घर में ढूंढने के लिए, और अगर वो रोजरी घर पर ना मिले तो इसका मतलब उसका बुरा भाग्य शुरू हो चुका है, और अगर वो इन सब से बचना चाहती है तो उसे उस रोजरी को ढूंढकर जलाना होगा, नहीं तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जुंगसू शामन से इन सब का मतलब पूछती है, जिसपे शामन उसे कहती है कि वो इसका मतलब उसे समय आने पर बताएगी, और उसे ये भी कहती है कि लोग उसे पसंद करते हैं, पर बस उसे अपनी जबान संभाल कर बात करना चाहिए। जुंगसू को बो युंग सुक की वो बात याद आती है जो उसने अपने मॉम के लिए कही थी कि वो बहुत ज्यादा बोलती हैं, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाती हैं। इसके बाद जुंगसू को वो रोजरी अपने घर में कहीं नहीं मिलता। उसी रात मीना जुंगसू के घर विजिट करती है और उसे बताती है कि बो युंग सुक ने ही उन बच्चों को और क्लास टीचर को मारा। वो एक शैतान है और रोज रात उसके सपनों में आता है और उसे परेशान करता है। वो उसका रूप लेकर उसके दोस्तों के साथ घूमता है। वो सबको बताती है कि वो फेक है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और रोज रात वो इसी डरावने सपने के साथ उठती है। नेक्स्ट डे जुंगसू को बो युंग सुक कॉरिडोर में रोकता है और उससे पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है, जिसपे वो कहती है वो उससे नाराज नहीं है, बस वो चाहती है कि वो अपने हदों में रहे। बो युंग सुक उससे कहता है कि उससे वो नफरत ना करे, जिसके बाद वो सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जुंगसू स्कूल से निकल के कहीं जा रही होती है कि बो युंग सुक का मैसेज आता है और वो उसे वहाँ जाने से मना करता है। जुंगसू बो युंग सुक के घर जाती है और एक ताबीज पर खून के निशान नोटिस करती है। घर के अंदर उसे अपने फादर की दी हुई रोजरी और वही ब्लड वाली रुमाल मिलती है। वहाँ किसी के आने की आवाज से वो एक अलमारी में छुप जाती है। उस अलमारी में उसे बो युंग सुक और उसकी माँ की लाशें मिलती है। तभी बो युंग सुक आके उसे अलमारी से निकालता है। जुंगसू उससे कहती है तुम बो युंग सुक नहीं हो, वो मर चुका है, जिसपे फेक बो युंग सुक उसे कहता है उसके जिंदा रहने से अच्छा था कि वो मर जाए, कोई उसकी चिंता नहीं करता था और बिल्कुल जुंगसू की तरह वो भी अकेला था। जिसके बाद फेक बो युंग सुक जुंगसू को एक चाकू से मारने जाता है, पर जुंगसू उसे धक्का देने के वजह से वो चाकू उसे ही लग जाता है। जिसके बाद जुंगसू घर के बाहर जाके बैठ जाती है और वहाँ से आने वाली 2 लड़कियों को पुलिस को फोन करने को कहती है। नेक्स्ट डे एक पुलिस ऑफिसर जुंगसू को बताता है कि असॉल्ट चार्जेस के लिए उन्होंने बो युंग सुक को अरेस्ट किया है और उसने अपना गुनाह मान भी लिया है, पर उन्हें वहाँ किसी की भी लाश नहीं मिली। जुंगसू फिर से उस शामन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो लड़का एक प्रेत था। शामन उसे बताती है एक प्रेत शारीरिक रूप नहीं ले सकता। वो आगे बताती है कि काफी समय तक इस दुनिया में गुमनाम और अशुभ आत्माओं का अस्तित्व था और उनको इंसानों से लगाव हो जाता था। जो इंसान अकेले थे, जिनकी परवाह कोई नहीं करता था, खासकर कमजोर लोग जल्दी उनके वश में आ जाते थे। वो ऐसे लोगों की ही तलाश करते थे और ऐसे सिचुएशन की जुंगसू ही सिर्फ विटनेस नहीं है। आत्माएं इंसानों का शिकार करती रहती हैं। वो इंसानों के पास ही रहती हैं। पहले वो शरीर लेती हैं, फिर घर और फिर उस इंसान का नाम भी। और दक्षिण के लोग इन आत्माओं को डिप्लेंजर्स के नाम से जानते
होते हैं। उन लोगों का मानना है कि ऐसे डिप्लेंजर्स के संपर्क में आने का मतलब मौत के बराबर है। वो किसी एक इंसान से संतुष्ट नहीं होते, वो कमजोर आत्माओं को पहले अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद जुंगसू उस रोजरी को जला देती है और अपने ट्रेनिंग के लास्ट डे वो बच्चों को ये बताती है कि वो अकेले नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उन पर भरोसा करता है, तो वो खुद को कभी अकेला ना समझे। इसके बाद जुंगसू उस पुलिस ऑफिसर से मिलती है जो उसे बताता है कि बो युंगसुक सजा से बच नहीं सकता, पर जुंगसू उस ऑफिसर में बो युंगसुक को फील करती है और उसे शामन की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है। 2 साल बाद जुंगसू उसी क्लास में एज ए क्लास टीचर ज्वाइन करती है जहां वो रोल नंबर 11 वाली लड़की को डिप्रेस्ड देखती है, और जब वो गार्डन के बेंच पर बैठ के बुक रीड कर रही होती है तो वही 2 लाइंस को बेंच पर नोटिस करती है। तभी वो बो युंगसुक को अपने सामने देखती है जो उससे कहता है काफी दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। तभी सीन शिफ्ट होता है और बो युंगसुक के जगह वही रोल नंबर 11 वाली लड़की खड़ी थी जो जुंगसू को कहती है आपसे नेक इंसान वाली खुशबू आ रही है। जुंगसू ये सुनकर काफी डर जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन जल्दी आने वाली है इसी सीरीज की, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।